गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम हमारी पाठ्य पुस्तक ज्ञानोदय भाग 8 के पाठ 4 सिनेमा पढ़ रहे थे। प्रस्तुत पाठ में हमने अब तक सिनेमा का आविष्कार से लेकर किस दशक में कौन सी फिल्में बनी और उसके निर्देशक कौन कौन थे इसका अध्ययन हमने किया। साथ ही हमने जाना कि किस प्रकार के विषय को लेकर वे फिल्में बनाते थे। अच्छा, ऐसा कौन सा विषय ले? कभी कहानी। सबसे पहले जो फिल्में चली मूक फिल्में, उनमें धर्म इतिहास के बारे में बताया जाता। 70 के दशक में चली, उसमें ऐसे हीरो की पहचान बताई जाती जो कभी किसी से हारता नहीं। ऐसे अनेक बहुत ही प्रभावशाली निर्देशक भी हुए जिनमें सत्यजीत रॉय का नाम इन्होंने बड़े ही अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है। इसके अलावा सना, श्याम बेनेगल, मृणाल सेन, ऋतिक घटक आदि बड़े फिल्मकार हुए। जब 70 और 80 के दशक में आते आते फिल्मकारों को महसूस हुआ कि सिनेमा के माध्यम से हम लोगों को संदेश दे सकते हैं, लोगों को अन्याय के खिलाफ जागृति पैदा कर सकते हैं, तो फिल्मों के माध्यम से उनमें जागृति पैदा करने की कोशिश की जाने लगी। अब पढ़ते हैं आगे। लेकिन बाजारवाद और व्यावसायिकता के दबाव में समानांतर या कला फिल्मों का दौर 80 के दशक ही में समाप्त होने लगा। अर्थात बाजारवाद व्यावसायिकता के दबाव में जो फिल्मों का दौर था, ऐसी फिल्में जो बड़ी ही कलात्मक भाव से पारिवारिक फिल्में होती, जिनका दौर धीरे धीरे खत्म होने लगा। एक बार फिर से लोकप्रिय मुंबईया फिल्में छाने लगी। अर्थात एक बार फिर से जो मुंबईया स्टाइल फिल्में बनती थी, अर्थात इसमें मारधाड़ या इंटरेस्टिंग स्टोरी होती थी, ऐसी फिल्मों का चलन चलने लगा। दरअसल हिंदी फिल्मों पर शुरू से ही पॉपुलर या लोकप्रिय फिल्मों का दबदबा रहा है। कला फिल्मों को समानांतर सिनेमा इसलिए भी कहा गया है क्योंकि अपनी अंतर वस्तु में लोकप्रिय फिल्मों के समांतर चलती थी। कला फिल्मों के कमजोर पड़ने के साथ ही एक बार फिर पॉपुलर या लोकप्रिय सिनेमा हावी हो गया और तकनीक कथानक पर भारे पड़ने लगा। नई नई टेक्नोलॉजी आ गई, नए नए एक्शन सीन उसमें फिल्माए जाने लगे, जिससे टेक्नोलॉजी थी वह कहानी पर भारी पड़ने लगी। अब लोगों को कहानी से कोई मतलब नहीं होता था, वे सिर्फ अपना मनोरंजन करना चाहते थे। भारतीय सिनेमा में पारिवारिक फिल्मों की भी एक धारा लगातार चलती रही। अर्थात पॉपुलर फिल्मों के साथ साथ बम्बई स्टाइल में बनने वाली फिल्मों के साथ साथ एक धारा पारिवारिक फिल्मों की भी लगातार चलती रही। इन फिल्मों में हल्के फुल्के हास्य और एक आम आदमी के परिवार की खट्टी मिट्टी कहानी पर बनी इन साफ सुथरी फिल्मों को भी खूब पसंद किया जाने लगा। अर्थात आज भी ऐसे दर्शक थे जो पारिवारिक फिल्में और साफ सुथरी फिल्में देखना पसंद करते थे और वह इन्हें पसंद करने लगे। लोकप्रिय और पारिवारिक फिल्मों की पहुंच गांव और शहर के साधारण दर्शकों तक रहती थी। अर्थात जो लोकप्रिय और पारिवारिक फिल्में होती थी वह सबसे ज्यादा गांव और साधारण दर्शकों में पसंद की जाती थी। हाई फाई सोसाइटी वाले, ऊंचे सोसाइटी वाले इन्हें पसंद नहीं करते थे। उनके लिए तो इंटरेस्टिंग पॉपुलर फिल्में होना चाहिए थी। इस तरह की फिल्मों में दर्शकों को बांधने वाला कथानक, रोजमर्रा की समस्याएं, मधुर संगीत, पारंपरिक नृत्य, संस्कृति के कई आयाम दिखाई देते थे। अर्थात इनमें दर्शकों को जोड़े रखने के लिए, उनमें इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए कहानी, रोजमर्रा की जो उनके साधारण लोगों के जीवन से जो समस्याएं जुड़ी होती थी, अच्छा संगीत, अच्छा नृत्य भी होता था ताकि दर्शक इनसे जुड़े रहें और दर्शकों का मनोरंजन भी होता रहे। इस धारा के फिल्मकारों में, अर्थात जो पारिवारिक फिल्म बनाते थे, उन धारा के फिल्मकारों में राज कपूर, गुरुदत्त, विमल रॉय, ऋषिकेश मुखर्जी, वासु चटर्जी जैसे कई नाम हैं। लेकिन 80 और 90 के दशक में मुंबईया सिनेमा पर व्यावसायिकता का नशा इस कदर छाता गया कि फॉर्मूला फिल्में फिल्मकारों के लिए मुनाफा कमाने का सबसे बड़ा हथियार बन गया था। 80 के दशक आते आते अब लोगों को, दर्शकों के मनोरंजन से कोई मतलब नहीं था, वह व्यावसायिकता के दौर से गुजर रहे थे। उनका आयाम था केवल पैसा कमाना। इस कारण से अब ऐसी जो पॉपुलर फिल्में थी, फॉर्मूला वाली फिल्में थी, बम्बई स्टाइल में जो फिल्में बनती थी, वह अच्छा पैसा कमा कर देती थी। इसलिए ऐसी फिल्मों के केंद्र में, अर्थात जिन्हें बम्बई स्टाइल कहा है या फॉर्मूला फिल्में कहा है, उसमें क्या होता था? रोमांस, हिंसा, एक्शन को रखा जाता था।
जो बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक को रोमांचित करते थे। एक्शन वाली फिल्में देखना लोगों की पसंद बनते जा रहा था और ऐसी फिल्मों से जो निर्देशक थे वे अच्छा पैसा कमा रहे थे। हर फिल्म में कोई ना कोई सामाजिक संदेश देने की औपचारिकता निभाई जाती है, अर्थात इन एक्शन, रोमांस, हिंसा के साथ साथ कुछ संदेश देने की कोशिश की जाती है, अर्थात तो सिर्फ औपचारिकता निभाई जाती है कि हाँ इस फिल्म के माध्यम से आपको संदेश दिया जा रहा है, परंतु वह लोगों पर इतना छाप नहीं छोड़ती जितने उनके एक्शन वगैरह लोगों को अपने मन में प्रभाव जमाते थे। लेकिन इनका मकसद महज पैसा कमाना है, अर्थात इन लोगों को दर्शकों के मनोरंजन से कोई मतलब नहीं था, समाज से कोई मतलब नहीं था। आज भी हमारे पास ऐसी फिल्में बनती है जिन्हें हम देखना पसंद नहीं करते हैं। वे लोग समाज में इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, बच्चों पे इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, परिवार पे इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। उनका मकसद उनका तो केवल पैसे कमाना है, वह कैसे भी हो पैसे कमाना चाहते थे। ऐसी फिल्में जिनमें रोमांस, हिंसा और एक्शन होती थी खासकर युवाओं के मन मस्तिष्क पर बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ती थी, अर्थात ऐसी फिल्में सबसे ज्यादा युवाओं को आकर्षित करती थी। युवा वर्ग प्रेम, रोमांस और हिंसा के एक्शनों को देखकर उन फिल्मों को देखने जाता और उन्हें वे फिल्में अपनी ओर आकर्षित करती थी और ऐसा इन युवाओं के मस्तिष्क इनका बड़ा प्रभाव पड़ता। वे अपने जीवन के उद्देश्य से भटक गए। ऐसे कई युवा समाज में आने लगे जिनमें हिंसा प्रवृत्ति बढ़ने लगी। वे अपने जीवन की लक्ष्य से भटककर प्रेम और एक्शन सीनों के अंदर अपना जीवन बर्बाद करने लगे। इस तरह जिन फिल्मों का उद्देश्य 70-80 के दशक में केवल लोगों को चेतना करना, जागृत करना, उन्हें अन्याय के खिलाफ जागृत करने का उद्देश्य था, वह फिल्मों का उद्देश्य वर्तमान में सिर्फ पैसा कमाना बन गया था। उन्हें समाज से कोई मतलब नहीं था, उन्हें युवाओं से कोई मतलब नहीं था, सामाजिक संस्कृति से कोई मतलब नहीं था, उन्हें तो सिर्फ पैसा कमाना था। और पैसा कैसे कमा सकते थे? महज अपनी फिल्मों में एक्शन, हिंसा और रोमांस दिखाकर। इस तरह हम कह सकते हैं कि सिनेमा ज्ञानवर्धन के बेहतरीन और सबसे ताकतवर माध्यमों से एक है, अर्थात सिनेमा सबसे ज्यादा हम सिनेमा से सीखते, इसलिए हम कह सकते हैं कि सिनेमा ज्ञानवर्धन का सबसे ताकतवर माध्यम से एक है। इसके कई आयाम और भी हैं। यह मनोरंजन के साथ साथ समाज को बदलने, लोगों में नई सोच विकसित करने और अत्याधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से लोगों को सपनों की दुनिया में ले जाने का माध्यम भी, अर्थात ये लोगों का मनोरंजन तो करता है, साथ साथ नई टेक्नोलॉजी जब लोग सिनेमा में देखते हैं तो धीरे धीरे उनके मस्तिष्क से प्रभाव डालती है, उनमें नई सोच विकसित करती है और अत्याधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से लोगों को सपनों की दुनिया में ले जाने का माध्यम बनाती है। जैसे मान लीजिए इन फिल्मों में कई पेरिस का ऐसा सीन दिखाया गया, पहाड़ियों का, बर्फीला हो, या कोई ऐसी ट्रेन दिखाई जाती है जो हमारे भारत में बुलेट ट्रेन वगैरह दिखाई जाती है, तो लोग धीरे धीरे अपने सपनों के माध्यम से उस जगह पहुंच जाते हैं, मन में विचार करते हैं कि हाँ हम भी काश ऐसी ट्रेनों में बैठते। इस तरह वह फिल्में लोगों को सपनों की दुनिया में ले जाने का भी माध्यम बन गई। मौजूदा समय में भारत हर साल 800 अर्थात 800 फिल्मों का निर्माण करता था। जो भारत फिल्मों में 1913 में प्रवेश करता है, वह वर्तमान में 800 फिल्मों का निर्माण कर रहा है और ये दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म निर्माता देश बन गया, अर्थात सबसे ज्यादा अगर कहीं फिल्में बनती है तो भारत देश में बनती है। क्यों? क्योंकि यहाँ क्षेत्रीय बोली और भाषा के आधार पर अनेक फिल्में बनती है, राजस्थानी है, बंगाली है, तमिल है, कर्नाटकी है, मलयालम है। तो इस प्रकार हर हिंदी के अलावा अन्य क्षेत्रीय भाषा और बोली पे भी फिल्में बनने लगी और खूब चलती है। परंतु वर्तमान में सिनेमा अपना मूल उद्देश्य से भटकता नजर आ रहा है, क्योंकि सिनेमा का मूल उद्देश्य था लोगों को जागृत करना, परंतु वर्तमान में सिनेमा केवल पैसा कमाने का माध्यम बन गया है। लोगों पे गलत प्रभाव पड़ रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं, परिवार की सांस्कृतिक सभ्यता, समाज की संस्कृति खराब हो रही है। इस प्रकार इनका मूल उद्देश्य धीरे धीरे भटकता हुआ नजर आ रहा है। धन्यवाद।